आइपा की मुहिम अच्छी बात है। आप लोग जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है। मीडिया के चैनल से हम लोगों को बढ़ावा मिलता है। पहली बात तो पिछला जो ये 5 साल जनता ने गुजारा है, उन्होंने देख लिया है कि ना उनको सड़क मिला, ना बिजली मिली, ना पानी मिला, ना एक मामूली सा पुल वो भी नहीं मिला, ओवर ब्रिज की मांग हो रही है वो भी नहीं मिला। और आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म जो टूटे फूटे प्लेटफॉर्म है। आज की डेट में प्लेटफॉर्म हर जगह पे, चाहे वो छोटा कस्बा हो, प्लेटफॉर्म दिखता है, वहाँ पे लाइट होती है। परंतु मुगरा बादशाहपुर का प्लेटफॉर्म देख लेंगे। मैंने स्वतः जो हमारे मंत्री हैं, राज्य मंत्री, अभी मैं परसों मिली थी उनसे, राव साहब दानवी पाटिल जी से, दिल्ली गई थी, दिल्ली से मेरी मुलाकात हुई, परसों वो आए थे। स्वतः उन्होंने बुलाया कि आपके जो मुद्दे हैं वो मुझे बताइए और उस मुद्दे पे मैं कार्य करूँगा। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और चर्चाएं करते हैं कुछ खास लोगों से। और चूंकि अब 2022 का आगाज हो चुका है, जो रणबांकुरे जो है मैदान में आ चुके हैं, तो अगर 2022 की बातें की जाएँ तो यहाँ पे किन मुद्दों के साथ चुनाव होगा और जो अगर बातें की जाए तो खासकर मुद्दे क्या हैं, कौन से वादे पूरे हुए, कौन से अधूरे रह गए, ये तमाम बिंदु ऐसे होंगे। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं मुगरा बादशाहपुर से अपनी दावेदारी लगभग तय मान चुकी हैं रीता सिंह जी, जो कि बीजेपी से लड़ने वाली हैं। तो मुलाकात कराते और जानते हैं किस तरीके के हाल हैं मुगरा बादशाहपुर के, और इससे पूर्व की सरकारों में कितने वादे पूरे हुए थे और कितने अधूरे रह गए थे। इसके साथ साथ अगर उम्मीदों की बातें की जाए तो जनता जनार्दन अपने वोट का आशीर्वाद किस तौर पर इनको देगी। जी स्वागत है आइपा में आपका। अगर बात की जाए रीता जी, मुगरा बादशाहपुर जो जौनपुर का जो क्षेत्र है, तो किस प्रकार से वोट का आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगी वहाँ पे? वोट का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है, जैसे कि लगन से कार्य किया है। 5 साल सभी लोगों ने देखा, कोरोना काल आए, बहुत सारे काल आ चुके हैं। तो योगी महाराज जी ने जो कार्य किया है और पिछले जो जनता ने गलती की है, आज वो जनता पछता रही है। पिछली बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिया था, परंतु इस बार वो कहते हैं कि जो बसपा और सपा की तरह से सरकार बनी थी, हम पछता रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे देख सकते हैं रायपुर का पुल था, वो निर्माण करते करते सरकार आई और चली जा रही है, परंतु नहीं हो पाया। मैंने उस दावे को बहुत दावेदारी से उठाया और आज वो पुल तैयार हो गया है, लेंटर पड़ चुका है, बस मट्टी की भरैया बाकी है और वो पुल बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे आए दिन मौत हो रही थी, नवयुवक हो, वहाँ पे अंधेरा रहता था। वहाँ की विधायक ने 1% भी काम नहीं किया है। इसके साथ अगर बातें की जाए, चूँकि प्रियंका गांधी रण में है, उनका एक स्लोगन है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, मैं भी लड़की हूँ, महिला हूँ, मैं भी लड़ सकती हूँ, परंतु इस मैदान में उतर के हम ये नहीं कह सकते कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं लड़की हूँ, मैं महिला हूँ, सेवक बन के रहूँगी और सेवा करने के लिए मैं आई हूँ और सेवा करती रहूँगी। लड़ने के लिए आपको आपका ससुराल शायद कम पड़ गया है, इसीलिए वो कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये हमारा मुद्दा नहीं है, हम सेवक हैं, सेवा करते रहेंगे। जो कहेंगे उस वादों को पूरा करेंगे और जो आगे करना है उसको भी हम ध्यान देते रहेंगे। अगर बातें की जाए तो मुगरा बादशाहपुर जो क्षेत्र जो है जौनपुर का, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। उसके साथ साथ अगर वहाँ पे बातें की जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ स्थानीय पार्टी है, लोकल के, जैसे यहाँ पे रीजनल की जो पार्टियाँ जो और हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं साथ में, उनके साथ तमाम जैसे कृष्णा पटेल जी भी सपोर्ट कर रही हैं। तो कितना कठिन रहेगा या कितना आसान रहेगा आपके लिए? क्या किस प्रकार से आप वहाँ पे वोट का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी? पहली बात तो पिछला जो ये 5 साल जनता ने गुजारा है, उन्होंने देख लिया है कि ना उनको सड़क मिला, ना बिजली मिली, ना पानी मिला, ना एक मामूली सा पुल वो भी नहीं मिला, ओवर ब्रिज की मांग हो रही है वो भी नहीं मिला। और आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म जो टूटे फूटे प्लेटफॉर्म है। आज की डेट में प्लेटफॉर्म हर जगह पे, चाहे वो छोटा कस्बा हो, प्लेटफॉर्म दिखता है, वहाँ पे लाइट होती है। परंतु मुगरा बादशाहपुर का प्लेटफॉर्म देख लेंगे। मैंने स्वतः जो हमारे मंत्री हैं, राज्य मंत्री, अभी मैं परसों मिली थी उनसे, राव साहब दानवी पाटिल जी से, दिल्ली गई थी, दिल्ली से मेरी मुलाकात हुई, परसों वो आए थे। स्वतः उन्होंने बुलाया कि आपके जो मुद्दे हैं वो मुझे बताइए और उस मुद्दे पे मैं कार्य करूँगा। और रायपुर के पुल के लिए बात हुई थी और वो पूरा हो रहा है। महाराज जी से मैंने बात की थी और ये ओवर ब्रिज की नितिन गडकरी जी से मैंने बात किया था कि जब हम भी एक जनता है, जनार्दन है, और ये यहाँ की जनता रो रही है कि यहाँ के जो सड़क है वो एकदम निराश हो चुके हैं, उसको जगाने के लिए मैं आई हूँ।
मुंगरा बादशाहपुर का जो क्षेत्र जो है, जी अगर बातें की जाए तो कृषि के भी वहाँ पे बहुत लंबे क्षेत्र हैं, वहाँ पे किसान हैं। विपक्षियों के दावे हैं जो उनकी फसल जो है सांड़ चढ़ जाते हैं। और यहाँ पे इसके साथ साथ ओम प्रकाश जी का भी ये कहना था कि जितने लोग भी जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जो चोटाइल हुए हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं से सहूलियत सरकार द्वारा दी जाएगी। तो छोटा पशु जो हैं ये जो नुकसान किए हैं, तो इसके लिए मैदान में जाएंगी आप वोट के आशीर्वाद को लेने के लिए, तो सामने वो आएंगे, तो कैसे आप अपनी बातों को रखेंगे वहाँ? पहली बात तो महाराज जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में पशुओं के लिए उन्होंने बहुत सारा पालन पोषण करने के लिए उन्होंने गौशाला बनवाई। जब किसान भाई हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो जब तक उसकी ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं, फिर रोड पे छोड़ देते हैं। तो गलती बाबा की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ना किसी सरकार की है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उनको सड़कों पे नहीं छोड़ा जाता है, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको छोड़ा नहीं जाता है। उस प्रकार पशुपालन रखा गया, वहाँ आप छोड़िए। और किसान नाराज़ नहीं है, ये बिचलौती जो है वो नाराज़ हैं, किसान नहीं नाराज़ है। किसान के खाते में 6,000 रुपये आ रहे हैं, 2 बार राशन मिल रहा है, किसान नाराज़ नहीं है। यहाँ पे एक गुंडई हो रही है और वो गुंडई हम होने नहीं देंगे, ना जेल वालों की ना बेल वाले की चलेगी। इस बार जो चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी की चलेगी। ब्राह्मण मतदाता जो हैं, खासकर अगर बातें की जाए तो विकास दुबे का भी मामला सामने आता है। वो काफ़ी मुद्दे बनाए गए। सतीश चंद्र मिश्रा जो हैं, खुशी को लेकर काफ़ी मुद्दा बनाए हुए हैं ब्राह्मण मतदाताओं के बीच में। महिला हैं अभी तक, जैसे जो लगे कि खुशी को न्याय मिलना चाहिए था उनके साथ, तो तमाम तरीके के सवाल आएंगे सामने। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी भी जो है स्थानीय बाबा दुबे को भी लेकर वहाँ पे प्रयास कर रही है। तो जो वोट के जो मामले जो रहेंगे जातिगत, तो उसमें किस तरीके से सेंध लगाने काम होगा? ये चुनावी चुलबुले जो मच रहे हैं, देखिए ना भारतीय जनता पार्टी में ना पंडित अलग हैं, ना ठाकुर अलग हैं, ना पिछड़ी जाति अलग है, ना अगड़ी जाति अलग है। सारी जाति एक साथ है। सारी जाति जानती है कि इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी को पुनः बहुमत से जिताना है, 350 पार करना है। इसमें जो विपक्षी कहते हैं, समाजवादी जो कहते हैं, आप ही देख लीजिए जो उनकी लिस्ट निकली है, या तो जेल वाले निकले हैं या बेल वाले निकले, या तो 40 से ज़्यादा उनके ऊपर FIR दर्ज है। आप देख सकते हैं, आपके सामने वो इतिहास है। और वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं कि कितना बड़ा वो माफिया हो। मैं तो ये जानती हूँ कि कसाब आज जिंदा होता तो वो भी चुनाव लड़ लेता, वो स्टार प्रचारक बनता। तो वो एक दहशत पैदा कर रहे हैं कि मतलब जातियों का, कि जाति वहाँ जा रही है यहाँ जा रही है। सारे लोग एक हैं, जनता जाग चुकी है। आज बच्चों को भी जब हम कहते हैं ना कि बच्चा वहाँ गाड़ी नहीं चल रही है, घोड़ा चल रहा है, तो बच्चा भी अपने आँख से देखता है। ये तो जनता जनार्दन है, जनता देख रही है, अपने आँखों से, खुली आँखों से देख रही है। तो यूपी में मोक्ष और माया, यहीं से लोग आते हैं, यहीं से चले जाते हैं। तो यूपी जैसा संगम, यूपी जैसा प्रदेश कहीं नहीं है। अगर बातें की जाए तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी जब आके चुनाव लड़े यहाँ पे, तो गुजरात मॉडल के चुनाव पे हुआ चुनाव। अब 2022 का जो चुनाव जो है, ये बनारस मॉडल पे कहीं ना कहीं से हो रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। यहाँ के विकास की बातें की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि जो काम थे हमारे, उसको इन्होंने पूरा करके केवल रिबन काटा है। अभी मैं आपको एक बात बता दूँ, जो लाल टोपी वाले, काले कोट वाले हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ईंटे की फैक्ट्री लगा रखी है, और वो ईंटा अपने घर से उठा के वहीं रख देते हैं और कहते हैं कि हमने यहाँ पे निर्माण किया था, वहाँ फीता और कैंची ये लोग चला रहे हैं। तो 70 साल में वो कहाँ सो रहे थे? अयोध्या बना तो वो कहते हैं कि हमने निर्माण किया। जब लोगों, संत समाज को मारा गया, पीटा गया, खून की होली हुई, तो 70 साल में कहाँ थे? आज 7 साल में जो कार्य हो रहा है, चाहे वो स्कूल देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, रोड देख लीजिए, और बिजली लाइन देख लीजिए, अमूल डेयरी को देख लीजिए, और चाहे अयोध्या देख लीजिए। अयोध्या तो लोग कहते थे हम रामलला आएंगे, हम मंदिर यहीं बनाएंगे, परंतु कॉरिडोर को देख लीजिए, दिव्य काशी भव्य काशी बना है। जैसे लोग चुटकुले लेते थे कि चौकीदार आया है, चोर है, परंतु चौकीदार ने तो हमें इतना गदगद कर दिया, वो चोर है इसीलिए उसने 3 लाख लोगों को उसने चूल्हा दिया, उन लोगों का धुआं चुराया। चौकीदार चोर है इसीलिए उसने उज्ज्वला जो गैस योजना दी। चौकीदार चोर है इसीलिए उसने शौचालय दिया। लोगों को शौच बाहर करने जाना था तो 7 करोड़ जो जनता, 7 लाख की जनता थी, उन लोगों को शौचालय दिया। चौकीदार चोर है इसीलिए वो जन धन योजना लाता है, इसीलिए वो आयुष्मान योजना लाता है। चौकीदार चौकन्ना है, चौकीदार की जो ज़रूरत है, जो जनता के लिए जो ज़रूरत है, चौकीदार वो देख रहा है। वो भारत देश को ऐसे सुपुत्र मिले हैं, ये शर्म करे
विपक्षी कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में एक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिखाया। बच्चों को, कल मैं एक स्कूल में गई थी, बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने तुरंत नाम बताया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम क्या। बच्चों को पता है कि प्रधानमंत्री क्या काम कर रहे। विपक्षी कुछ भी कहेंगे, लाल टोपी काला कोट, तो वो कहने के लिए कुछ भी कहेंगे। इतना खून की होली उनके टाइम में हुई है। श्री कृष्ण जी भी सपने में आते हैं अखिलेश जी के, मथुरा को लेकर बात कर रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो अपने घर लौट गए जी, क्या कहेंगी आप? श्री कृष्ण जी सपने में आते हैं, वो कहते हैं कि मैं बंसी बजा रहा हूँ, बच्चा सो जा। शायद ये कहा होगा, उनको वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको ये दिखाई देता है। मेरे सपने में भी श्री कृष्ण जी आते हैं और बंसी बजाते हैं और कहते हैं कि लाल टोपी काला कोट को, इनको जमीन पे बिठा के बच्चा छोड़ना। उसके पहले उनके सपने में आज आ रहे हैं, तो इतने 70 सालों में उन्होंने मंदिर का निर्माण क्यों नहीं किया? वो कब्र के लिए चंदा देते थे, अब्बा जान कहलवाते थे कि मुझे अब्बा जान कहिए तो मुझे अच्छा लगेगा, चचा जान कहिए तो अच्छा लगेगा। आज ललाट पे वो चंदन लगाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, तो किसको दिखाने के लिए पहनते हैं? ये ठीक बात नहीं है। हिंदुत्व जाग चुका है। हम किसी धर्म को टिप्पणी नहीं करते हैं, परंतु जब हमें कोई छेड़ेगा तो हम इसे छोड़ेंगे भी नहीं। अल्पसंख्यक वोटों की भी बातें अगर की जाए तो चचा जान, भाई जान, जैसे तमाम बैंड बाजा, तमाम जैसे बयान आने लगे इसमें। तो अगर बातें की जाए तो अल्पसंख्यक वोटों पे समाजवादी ज़्यादा दावे कर रही हैं, तो क्या बीजेपी के साथ भी कुछ आपके क्षेत्र में नज़र आ रहे हैं अल्पसंख्यक? मेरे क्षेत्र में मुगरा बादशाहपुर में समाज, चाहे वो अल्पसंख्या हो, चाहे मुस्लिम समाज कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, वो हमारे साथ है। गोरखपुर में देख लीजिए, बहुत बड़ी संख्या है। गोरखपुर में जनता उनके साथ दे रही है, मतलब साथ खड़ी है और उनका विश्वास जीत रही है। कल, अब मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूँगी, मेरा फेसबुक आईडी आप लोग देख सकते हो। मेरा फेसबुक आईडी है रीता सिंह। एक मुसलमान व्यक्ति ने, खान है उसका नाम, उसने ये कहा, दीदी हम 500 वोट आपको मुगरा बादशाहपुर से स्वतः दिलवाएंगे। मतलब एक व्यक्ति, एक मुसलमान भाई कहता है मुझे कि 500 वोट मैं दिलाऊंगा, तो 500 से 500 लोगों का वोट, कितने लोगों का वोट होगा? मुसलमान व्यक्ति भी जानता है 2 बार राशन देने वाली सरकार कौन है, 6,000 देने वाली सरकार कौन है। कोरोना काल में जब मुंबई से पलायन हुआ, कहीं से भी पलायन हुआ, तो सरकार यहाँ पे लाने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था कौन सी सरकार ने की? बहुत सारे राज्यों ने तो बंद कर दिया था अपना, लेकिन परंतु एक उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था कि उसने कह दिया था कि मेरी छाती बड़ी है, मैंने अपना सीना खोल दिया, आप सभी लोग आ जाइए। बेरोजगारी के जो मुद्दे जो रहेंगे जी, वो बहुत प्रमुखता से उठाए जाएंगे क्षेत्र में जी। शिक्षक भर्ती से लेकर तमाम जैसे प्रोटेस्ट हुए, प्रदर्शन हुए, बेरोजगारी मुद्दे पे जो है, हालांकि स्किल इंडिया की शुरुआत की गई यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा, तो किस नज़रिए से देखती हैं बेरोजगारी मुद्दे को और स्किल इंडिया को? बेरोजगारी देखिए, 2022 के बाद बेरोजगारी 1% भी नहीं रहेगी, ये मेरा दावा है। और ये लिख लीजिए, आज जो तारीख है, आज के डेट से आप लिख लीजिए कि 2022 में जो चुनाव हम जीतेंगे उसके बाद बेरोजगारी, क्योंकि अमूल की डेयरी लग रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं और एम्स का निर्माण हुआ है, बहुत सारे रोजगार यहाँ पैदा होंगे। और रोजगार सोचिए हर राज्य से और बाहर देशों से भी आ रहे हैं, चाहे वो रिलायंस को देख लीजिए, हर लोग आगे आ चुके हैं हमें रोजगार देने के लिए। तो आप सोच लीजिए ना कि 7 साल में जो पौधा लगाया है कितना फल देगा, तो भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल से ऊपर का इतिहास रचा है। तो और जनता से एक ही अपील है मेरा कि आप सब्र करिए और हमें 5 साल दीजिए, उसके बाद देखिए कि रोजगार क्या, आपकी पुश्त भी बैठ के खाएगी ये सरकार में। आईपा की मुहिम है, हम लोग जन जन तक पहुंचते हैं, जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं, जाके उनके हाल लेते हैं, उसके बाद जानते हैं कि चूंकि चुनावी मुद्दे हैं तो तमाम तरीके की जन समस्याओं की बातें हम लोग उठाते हैं। तो हमारी इस मुहिम को आप क्या कहेंगे, आईपा की इस मुहिम को? आईपा की मुहिम अच्छी बात है, आप लोग जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है। मीडिया के चैनल से हम लोगों को बढ़ावा मिलता है, लेकिन जब मीडिया अच्छी बातों को उछालती है तो अच्छा लगता है। बहुत सारी मीडिया तो बिकाऊ है, वो ठीक नहीं लगता है। उनको ये बताना नहीं अच्छा लगता, ट्रिपल तलाक किसने करवाया, वो तो विपक्षियों का नाम लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक किसने करवाई, उनको नहीं बताना है। उनको यही बताना है कि लाल टोपी काला कोट अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ कि जो सही का साथ दे रहा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जनता हो, चाहे कोई भी हो, वो सत्य के साथ है तो वो पराजित नहीं होगा। तो आप थी हमारे साथ मुगरा बादशाहपुर से संभावित प्रत्याशी रीता सिंह, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और इन्होंने बताया कि 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ताज होगा और निश्चित ही योगी आदित्यनाथ जीत का सेहरा बांधेंगे। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।